हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बजट 2026 की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स। सारी डिटेल्स कवर करेंगे। हम इसमें क्या होगा कि जो बजट में कॉमन मैन की, छोटी इंडस्ट्री की, हमारे इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या मिला है और क्या मेनली नहीं मिला है, वो सारा डिटेल में हम करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, जो बजट 2026 है, बेसिकली ये एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला बजट है। आम आदमी के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, इकोनॉमी या नेशन एज ए होल के लिए भी। वो कैसे कि जैसे टेक्सटाइल पार्क्स को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, एग्रीकल्चर को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज का अनाउंस करा है डिफरेंट इनिशिएटिव्स, और काफी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का उन्होंने करा है कि ये डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में वो इंस्टीट्यूट्स वो करेंगे। और बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कई सेक्टर्स में कोशिश करी है। ओवरसीज इनकम डिस्क्लोजर वगैरह वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स मैट के वो डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए, आम आदमी को आशा होती है कि यार मेरी जेब में क्या गया, सीधा सीधा। तो टैक्स लाइबिलिटी, जो उसकी टैक्स की दरें हैं, वो आम आदमी के लिए सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नंबर दो, नंबर दो पे जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्में जो कर रही हैं, 60% जो छोटा उद्योग है ये पार्टनरशिप फर्म मॉड में काम करता है। इसमें टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है। 30% पहले था, 30% ही अभी है। हालांकि इंडिविजुअल को 12 लाख की रियायत है, बट इस केस में नहीं है। तो इसमें तो डिटेल्ड हम क्या है, कैसे है। तो एक्चुअली क्या है कि एक फर्म के अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों को मिला के कुल साल की 6 लाख रेमुनरेशन लाउड है। चारों में डिवाइड करी तो 1,85,000 और एक प्लस चारों के हिस्से आई। जबकि इंडिविजुअल की इन्होंने दर 12 लाख रखी हुई है। तो वो 12 लाख का क्या फायदा फर्म के पार्टनर्स के लिए, अगर फर्म में उनको 6 लाख इन्होंने, उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। तो दूसरा शेयर मार्केट के लिए था कि शेयर मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को डिक्रीज करा जाएगा, जिससे बूस्ट आएगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी। तो उसमें क्या है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है वो इनहांस करा गया, इनफैक्ट इंक्रीज कर दिया गया है। इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 12.50% से था, अभी जो पुरानी पहले कुछ साल पहले दर होती थी 10% पे, उस पे इसको रखा जाए तो वो भी 12.50 पे ही रखा गया है। हमारा ये है कि अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ही प्रमोट करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो हमें एफआईआई की तरफ जो हमारी डिपेंडेंस है वो कुछ कम हो जाएगी। तो उसमें था कि जो उनकी 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है, उन लोगों को मिल रही एग्जिस्टिंग, उससे इंक्रीज करके 5 लाख कर दी जाए, जिससे जो छोटे इन्वेस्टर हैं सारे 80-90% वो निकल जाए इसके दायरे से। बट वो भी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो 87 ईयर वेट का बेनिफिट है, वो इन्होंने पिछले कुछ समय से कर दिया कि वो जी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका बेनिफिट भी एज सच नहीं एप्लीकेबल। जो जीएसटी आईटीसी की प्रोविजंस हैं, कुछ एक उसमें सिंपलीफिकेशन एक्सपेक्टेड थी। लाइक इनकम, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर ये होता है जी कि कितना हमें वो मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर वो सप्लायर के एंड पे कोई डिफॉल्ट है तो उसमें भी प्रावधान सेम ही है। कोई सप्लायर का डिफॉल्ट है, उसके कारण जो बायर है वो उसको पुनिश नहीं किया जाना चाहिए, बट अभी वो उन चीजों में सेम ही है। बट रैशनलाइज करके कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं इन्होंने। अच्छे स्टेप्स भी सुनिए। अच्छे स्टेप्स हैं। आईटीआर के केस में क्या होता था, हमेशा ही लास्ट मिनट पोर्टल्स के ऊपर टेक्निकल ग्लिचेस,
पोर्टल पे कंजेशन होगी, पोर्टल चल ही नहीं रहा कपल ऑफ डेज के लिए, उसका निवारण करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स है ना जी, उसको चेंज कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे जुलाई 31 इंडिविजुअल और सैलरी टैक्स पेयर है उनके लिए कर दी है, ठीक है। और जो 31 अगस्त है वो ट्रस्ट और नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस लिए कर दी। बिजनेस केस है, आईटीआर 3 फाइल करनी है या 4 फाइल करनी है, बट नॉन ऑडिट है, ऑडिट की उसमें अनिवार्य नहीं है, तो उसको 31 अगस्त कर दिया। तो अब डिवाइड हो गया ना जो पोर्टल के ऊपर बार है। और 31 अक्टूबर कर दी है ये जो ऑडिट वाले केस हैं, ये तो खैर पहले भी 31 अक्टूबर ही, तो इसका डिवाइड करने से अब जो वर्कलोड है पोर्टल के ऊपर बोझा पड़ता था वो कम हो जाएगा। अब टैक्स डिफॉल्ट्स क्या है, पहले तो ये था कि ये कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुई काफी प्रोविजंस में तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन का प्रावधान था। अब काफी सारी प्रोविजंस में उन्होंने प्रोसिक्यूशन को डिलीट करके उसकी पैनल प्रोविजंस कर दी हैं। तो लाइक टीसीएस पेमेंट के फेल्योर्स हैं सिंपल तो इसको अमाउंट वाइज फिक्स कर दिया प्रोसिक्यूशन से ब्रेकडाउन। तो सेफ हार्बर रूल्स में भी है, तो अगर टैक्स पे कर दिया डेडलाइन से पहले तो वो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का अब मंशा क्या है कि इज ट्रेडिंग हाई टैक्स रेट एंड हराज फॉर बेटर कंप्लायंस। तो बेटर कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट का ये है कि जो प्रोसिक्यूशन वगैरह है उसको खत्म किया जाए और पेनल्टी वगैरह जो सिस्टम है उससे ही जो अपना है वो कंप्लीट कर लिया जाए प्रोसेस। तो ये एक अच्छा जो रिलीफ है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। एनआरआई के केस में क्या था, पहले जो प्रॉपर्टी परचेज करता था उसको जी अपना वो नंबर टैन नंबर लेना पड़ता था, अब टैन नंबर की जरूरत नहीं है, बिना टैन नंबर लिए ही काम चल जाएगा। हालांकि टैन नंबर लेना भी कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट था अब जिन एंटिटीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोफेशनल, तो उनके लिए लोअर टीडीएस या नील टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना एक काफी टफ जॉब थी, उसको इजी कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया है, ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। अब तो देखो कि प्रोफेशनल भाई अपना जा जिन्होंने करना है वो ऑटोमेटिकली इसको फिल कर सकते हैं, जिनकी लाइबिलिटी कम बनती है तो वो लोग अपना टीडीएस का कम का सबमिट करेंगे और ये काम बन जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता था, फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन एसेट्स तो होती थी, अब कोई अब्रॉड चला गया जहां आके वापस सेटल हो गया, उसने डिस्क्लोजर करना रह गया तो उसकी काफी पेनल कंसिक्वेंसेस थी। उसके लिए इन्होंने रिलीफ अनाउंस करा है कि जो ओवरसीज इनकम है अगर 1 करोड़ तक है तो 30% टैक्स प्लस एडिशनल टैक्स, दो कहानी खत्म। और अगर वो 5 करोड़ तक है तो ₹1 लाख फिक्स्ड वो लगा दी है। तो अपडेटेड रिटर्न भी इन केसेस में अलाउ कर दिया विद 100% एडिशनल टैक्स। तो ये जो चीजें हैं ये है कि जो डिस्प्यूट चले आ रहे हैं या कोई नॉन कंप्लायंस है उसको कंप्लाई कर लिया जाए। फिर है अपील पेनल्टी एंड अपील और पेनल्टीज का है। इंटरेस्ट प्रोविजन जो अपील के ऊपर है वो क्लैरिफाई कर दी गई है। परी डिपॉजिट जो था स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर ये काफी बड़ा रिलीफ है, ये 20% पहले करनी पड़ती थी। अब अभी कुछ दिन पहले ही केस देख रहा था किसी के केस में वैसे ही ऐसे कैसे करके डिसअलाउंसेस करके उसको करा हुआ तो 2 करोड़ की बंदे की डिमांड बन गई, तो 20% कहते जी 40 लाख जमा करवाओ। तो ये 20 से जो 10 की है काफी अच्छा रिफॉर्म है। पेनल्टीज में भी रिफॉर्म करे हैं। तो पेनल्टी जो टैक्स ऑडिट की है पहले परसेंटेज बेस्ड थी, अब इसको परसेंटेज बेसिस से हटा के इसको फिक्स्ड फी कर दिया गया है। और जो कोऑपरेटिव्स के लिए एग्जेम्पशन अनाउंस करी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को इन्होंने पुश करा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को कैसे पुश करा है कि जो टैक्स हॉलीडे है 2047 तक फॉरेन कंपनीज के लिए जो डाटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंडिया में। अब हमारा ये है कि भाई साहब 2047 तक इतना लंबा चौड़ा हमने अलाउ किया है
कि मैडम अगर निर्मला सीतारमण, हम इंडियन जो कॉरपोरेट्स हैं उनको ऐसी चीजों के लिए प्रमोट करें कि भाई आप लोग आओ, इंडिया की चीज इंडिया में ही रहे, वो ज्यादा बेटर है। उसके लिए इनको सोचना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट में सोचना चाहिए। इंटरनेशनल अब बायबैक ऑफ शेयर्स में भी इन्होंने अच्छा स्टेप लिया है कि मैनिपुलेशंस ना हो, प्रमोटर्स वगैरह जो और बायबैक करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन जो है मिनोरिटी शेयर होल्डर्स के, वो भी एक एज पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। मैट कैरी फॉरवर्ड है, उसकी प्रोविजंस में भी इन्होंने रिलीफ अनाउंस करा है, जो 1 अप्रैल 2026 से जो मैट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारी जो जीएसटी की प्रोविजंस हैं, जीएसटी की प्रोविजंस को इन्होंने एज इट इज रखा है, तो उसमें इनकम टैक्स जो क्रेडिट है वो एज इट इज है। क्रेडिट में जो है, जो जीएसटी में अदर प्रोविजन है, जीएसटी रिफंड की ऑटोमेशन है, वो भी एज इट इज है अभी। तो अब हम एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो न्यू एक्ट इन्होंने बनाया है, न्यू एक्ट में जो इनकम टैक्स का न्यू एक्ट ऑल टुगेदर न्यू एक्ट अप्लाई होने जा रहा है, कि वो सिंपल हो। वो कहीं ये ना हो कि जैसे जीएसटी सिंपल कह के आई थी और वो आज तक जलेबी बनी हुई है, ऐसा सिस्टम ना हो। भी वो ऐसी जलेबी है जिसकी को मतलब उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक वो चीज ना हो, टिपिकल चीज ना हो। तो बाकी जो इंडिया में है, अब आज की डेट में ग्रो करने के लिए, compete करने के लिए इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारी छोटी इंडस्ट्री को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो लेके जाना है, वैसे बूस्ट भी अनाउंस करने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। तभी जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर पाएंगे। तो हमें ऐसे उसकी कोई सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्री या उसके लिए, या छोटी इंडस्ट्री के लिए, सो दैट वो कम्पिटिटिव बन सके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में। वैसी चीजें इस बजट में नजर नहीं आई। कोई प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया को अपने प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा, ये ऐसे अपने इंडियन लेवल पे डेवलप करने के लिए कुछ इनको एफर्ट्स करनी चाहिए। वैसा भी कोई मतलब इसमें नजर को नहीं आया, तो वो चीजें देखनी। ओवरऑल जी हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड बजट है। तो इसमें अब क्या है कि अगर हमने देखना है कि ये अलस्ट्रेशन भी, हमने 4 इनकम स्लैब्स ली हुई है, 12,75,000 की, 16,75,000 की, 20,75,000 की, 24,75,000 की। इसमें हमने टैक्स का कंपैरिजन करा है कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, पिछले साल कितनी बनती थी, अब के साल कितनी बनेगी। ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ये जो साल जिसके लिए बजट आया है, दोनों में अगर आप देखेंगे, जो सैलरी इनकी प्लॉट हो गई है, ये टोटल इनकम है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और जो टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन है ये आ गई है, और टैक्स लाइबिलिटी हर केस में आप यहाँ देखिए, जो मैं हाईलाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें हर केस में सेम है, पिछले साल भी उतनी थी इतनी। ये वाया इलस्ट्रेशन भी आपको क्लियर हो गया कि ये जो है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम है, मतलब देयर इज नो कंपैरेटिव बेनिफिट, कोई चेंज पिछले साल के मुकाबले नहीं है। तो ये एडवाइजेबल है कि ओल्ड टैक्स रजाई में इन्होंने कोई चेंज नहीं करी है, उसमें ना तो 80C 80D या कोई ऐसी अपनी इसको इंक्रीज नहीं करा है। धीरे धीरे मतलब ये है कि एक तरह से इनडायरेक्टली उसको बंद नहीं करा, बाकी सब कुछ कर दिया। कि अब किसी ने ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम देखना है तो उसको इतना, ओल्ड में 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है और न्यू वाले में 12 लाख की है, तो उसको इतना गैप ब्रिज करके जाना पड़ेगा। आप जी देखिए 12 लाख और इसका 2.5 लाख का कितना डिफरेंस है, 9,50,000। तो इस चीज को कवर अप करना बहुत मुश्किल होगा अगर उन्होंने इस चीज को नहीं करी। ये हमारी जो बेसिकली पहले वर्क कल्चर था, हमारे संस्कार थे, हमारे प्राचीन सिस्टम था, जो सेविंग्स है उसको बूस्ट करने के लिए हमारे बजट में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस वो भी होनी चाहिए जो सेविंग की हैं। 80C जो सेविंग्स को प्रमोट करती है, म्यूचुअल फंड को, एफडीआर को, इससे एक तो हमारे इंश्योरेंस, हमारे बैंकिंग
सेक्टर में वो मत, दूसरा सेविंग की मेरी हैबिट्स बनती। इन चीजों को सरकार को कंसिडर करना चाहिए और इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो सेविंग वाला है उस पे लेके आना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड में, एफडीआर में, या कैसे भी, या कोई अल्टरनेटिव वो एक्सप्लोर करके इसको वो करना चाहिए। हाउसिंग वगैरह में काफी अच्छा इसका हो रहा था, तो सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट को इनको सोचना चाहिए। ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड बजट है, सरकार ने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनाया है, इस बजट को पेश किया है। इससे जो आम आदमी है, जो छोटी इंडस्ट्री है, इसको इन दी लॉन्ग रन कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी कंट्री है, इसको बूस्ट मिलेगा इन दी टाइम्स टू कम। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपके कोई सुझाव हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम इंस्टेंट मैसेज पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। और आप भी हमें मोटिवेट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बाइक बेल का आइकन दबाइए, सो दैट जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आता है वो आपको नोटिफाई हो सके।